career in government जासूसी, intelligence requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान जो दुश्मन के घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। ये जायजा मेरे मिशन के लिए बहुत ज़रूरी था। या मैं टीले के ऊपर से फौजी क्वार्टरों का अच्छी तरह मुशाहिदा कर चुका तो ढलान से दूसरी तरफ उतर गया। ये क्वार्टर छोटी छोटी कोठियों की तर्ज के बने हुए थे। दीवारें पत्थरों की थी, छतें लकड़ी की थीं और डलवां थीं। हर क्वार्टर के आगे छोटे छोटे सैन थे। यहाँ फूलों की क्यारियाँ थीं। वहाँ कोई फौजी पहरा देता नजर नहीं आ रहा था। उन क्वार्टरों के सामने कुछ फासले पर फौजी हेडक्वार्टर की पुख्ता ऊंची दीवार थी जिसके ऊपर खारदार तार लगी हुई थी। जब मैंने डोगर मेजर अर्जुन सिंह के फौजी क्वार्टर के इर्द गिर्द के माहौल का अच्छी तरह से जायजा ले लिया तो वहां से वापस कमांडो शेरबाज खां की खुफिया कमीगाह यानी पहाड़ी चट्टानों के दरमियान बने हुए बूढ़े कश्मीरी के लकड़ी के झोंपड़े की तरफ चल पड़ा। शेरबाज खां मेरे वहां पहुंचने के 1 घंटा बाद पहुंचा। मैंने उसे बताया कि मैं जाए वारदात का इलाका अच्छी तरह से देख आया हूँ। तो वो कहने लगा, मगर तुम्हारी लाइन ऑफ एक्शन क्या होगी? मैंने कहा, लाइन ऑफ एक्शन तो काफ़ी लंबी है, लेकिन अभी मैं तुमसे सिर्फ एक बात का ख्वाहिशमंद हूँ। शेरबाज खान ने पूछा, वो क्या है? मैंने जवाब दिया, तुम सुनोगे तो ज़रूर हंसोगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। यूँ समझ लो कि ये वो पहली सीढ़ी है जिस पर चढ़कर मुझे अपने टारगेट तक पहुंचना है। कमांडो शेरबाज मुझे बड़े गौर से देख रहा था और कहने लगा, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? मैंने उसे कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे मेजर अर्जुन सिंह की बीवी वर्षा सिंह के जिस्म का कोई उतरा हुआ कपड़ा मिल जाए, मसलन उसकी बनियान, ब्लाउज, अंगिया वगैरह? कमांडो शेरबाज मेरे इस मुतालबे पर हंसने के बजाय और संजीदा हो गया और कहने लगा, तुम अपने होशो हवास में तो हो। डोगरा मेजर की बीवी की बनियान या ब्लाउज या अंगिया लेकर तुम क्या करोगे? मैंने कहा, यह सब कुछ मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बल्कि तुम्हें अपने आप मालूम हो जाएगा। इस वक्त तुम सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या डोगरा मेजर की बीवी का उतरा हुआ ब्लाउज, बनियान या अंगिया मिल सकती है? शेरबाज सोच में पड़ गया और फिर कहने लगा, अपने आदमियों से मालूम करना पड़ेगा कि फौजी ऑफिसर्स के मैले कपड़े कहाँ धोए जाते हैं और कौन धोबी धोने के लिए जाता है। बस ये मुझे आज ही पता करा दो, बल्कि कोशिश करो कि शाम तक डोगरा मेजर की बीवी वर्षा के बदन का कोई भी उतरा हुआ कपड़ा मुझे मिल जाए। शेरबाज हैरत के आलम में अपना सर हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। मैं कोशिश करता हूँ। शेरबाज चला गया। उसके जाने के बाद मैंने शीशे की बोतल में हांडी में से दूध निकाल कर डाला और बोतल लेकर पीछे चट्टान की खोह में अपने सांप दोस्त के पास आ गया। वो कुंडली मारे अपना सर कुंडली में छुपाए शायद सो रहा था। मेरे कदमों की आहट या मेरे जिस्म की बू पर उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने उसकी प्याली में दूध डालते हुए कहा, दोस्त, मैं तुम्हें कल या परसों एक बड़े अहम मगर बड़े नाजुक मिशन पर भेज रहा हूँ। खुदा करे मेरी बातें तुम्हारी समझ में आ रही हों, क्योंकि इस मिशन की कामयाबी का इन्हिसार इस बात पर है कि तुम मेरी एक एक बात का मतलब अच्छी तरह समझ जाओ। ये बड़ा ख़तरनाक मिशन है। तुम्हें बड़ी अक्लमंदी से काम लेना होगा। अगर तुमसे ज़रा भी ऊंच नीच हो गई तो हमारा अहम तरीन मिशन नाकाम हो जाएगा। सांप प्याली में से दूध पी रहा था। मुझे इस तरह अंदाज़ा हुआ कि वो मेरी बातों का मफहूम समझ रहा है। जब वो दूध पी चुका तो मैंने उसे कहा, दोस्त, अगली बार आऊँगा तो तुम्हें वो मिशन बता दूंगा जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद दरकार है। खुदा हाफिज। मैं वापस लकड़ी के झोंपड़े में आ गया और दरपेश मिशन के नशेबो फराज पर गौर करने लगा। कमांडो शेरबाज शाम को भी ना आया। बूढ़ा कश्मीरी आ गया था। उसने चावल और सब्जी वगैरह बना ली थी। रात हो गई। मैंने थोड़ा बहुत खाना वगैरह खा लिया और फर्श पर बिछे हुए नमदे पर गर्म धस्सा और लोई लेकर लेट गया। उस रोज़ बड़ी सख्त सर्दी पड़ रही थी और पहाड़ियों पर सुबह से बर्फबारी हो रही थी और उन पहाड़ियों की तरफ से जो यखबस्ता हवा आ रही थी वो बदन में तीर की तरह लग रही थी। कमांडो शेरबाज काफ़ी रात गए वापस आया और कहने लगा, उस धोबन का पता चल गया है जो डोगरा मेजर के घर पर कपड़े धोने के लिए जाती है। एक औरत की हमने ड्यूटी लगा दी है। खुदा ने चाहा तो कल किसी वक्त मेजर अर्जुन सिंह की बीवी वर्षा सिंह के बदन का कोई ना कोई उतरा हुआ कपड़ा यहाँ पहुँच जाएगा। और ऐसा ही हुआ। दूसरे रोज़ दोपहर के वक्त एक कश्मीरी मुजाहिद आ गया। कमांडो शेरबाज उसे मेरे पास ले आया। शेरबाज खान ने पूछा कि क्या हुआ। कश्मीरी मुजाहिद ने लंबे पुराने गर्म कोट की जेब में हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकाला तो उसके हाथ में सुर्ख रंग की अंगिया थी। वो कहने लगा, इस वक्त अर्जुन सिंह की बीवी की यही एक अंगिया धोबन के पास थी जिसे वो धोने के लिए लाई थी। ये अंगिया कल धोबन को हर हालत में वापस मिल जानी चाहिए। मैंने अंगिया हाथ में लेकर उसे अच्छी तरह से देखा, फिर उसे चमड़े के थैले में संभाल कर रख लिया और कहा, कल दोपहर को आकर ये अंगिया वापस ले जाना। कश्मीरी मुजाहिद अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहा था। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं औरत की अंगिया को लेकर क्या करूँगा। जब कश्मीरी मुजाहिद चला गया तो मैंने कमांडो शेरबाज से कहा, शेरबाज खान, मुझे कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत है। तो वो बोला, तुम बताओ क्या क्या चीज़ चाहिए, मैं वो तुम्हें ला दूंगा। मैंने एक कागज़ पर कुछ चीज़ें लिखकर उसे कागज़ दे दिया। वो कागज़ पर लिखी हुई चीज़ें पढ़ते हुए मुस्कुराता रहा।
ये तुम जोगी साधु का पेश बदलने वाले हो। चीज़ें तो सारी वही हैं जो जोगी साधुओं के काम आती हैं। मैंने कहा, बस तुम मुझे ये चीज़ें ला कर दे दो, आगे जो अल्लाह को मंजूर है वो होगा, और यकीन करो कि बेहतर ही होगा। कमांडो शेरबाज दूसरे दिन 11 बजे आने का कहकर चला गया। बूढ़ा कश्मीरी भी अपनी छोटी सी झोंपड़ी में जो बावर्ची खाना था वहाँ सो गया था। मैंने मेजर अर्जुन सिंह की बीवी की अंगिया और दूध की बोतल उठाई और पीछे टीले की खो में जहाँ मेरा दोस्त सांप रहता था आ गया। सांप अपनी खो में था, उसकी खाली प्याली एक तरफ पड़ी थी। मैं एक तरफ बैठकर सांप का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे सांप की हल्की सी फुनकार सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, सांप मुझसे 3-4 कदम के फासले पर बैठा मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कहा, दोस्त आ जाओ, मुझे तुमसे बड़ी अहम बातें करनी हैं। मैं अब सांप से इस तरह बातें करता था जैसे किसी इंसान से बातें की जाती हैं। सांप ने भी इस बात का सबूत दिया था कि वो मेरी हर बात समझ रहा है। तजर्बे से ये बात साबित हो गई थी। सांप खो से बाहर आकर बैठ गया। मैंने दूध की बोतल एक तरफ रख दी थी। मैंने प्याली में दूध नहीं डाला था। मैंने वर्षा की अंगिया निकालकर सांप को दिखाई और कहा, दोस्त ये एक ऐसी औरत की अंगिया है जिसको तुमने डसना ज़रूर है, मगर उसके जिस्म में सिर्फ इतना ही जहर दाखिल करना है कि जिससे वो बेहोश हो जाए, मरे नहीं। ये बड़ी नाजुक बात है। क्या तुम मेरा मतलब समझ रहे हो? मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, सुनो। ये एक ऐसी औरत के बदन की अंगिया है जिसको तुमने डसना ज़रूर है, मगर उसके जिस्म में इतना जहर दाखिल करना है कि ये औरत जिंदा रहे मगर बेहोश हो जाए, लेकिन मरे बिल्कुल नहीं। मैं उसे जिंदा रखना चाहता हूँ। क्या तुम समझ गए हो ना? सांप मेरी तरफ सर उठाए टिकटिकी बांधे देख रहा था। जब मैंने दूसरी दफ़ा अपनी बात को दोहराया तो उसने अपना सर 2 बार ऊपर नीचे किया। मेरे दोस्त सांप की आदत थी कि जब वो मेरी बात को समझ जाता था तो 2 या 3 बार अपने सर को ऊपर नीचे करता था। सांप ने जाहिर तो यही किया था कि वो मेरी बात समझ गया है, लेकिन मैं दिल में डर रहा था कि खुदा खैर करे ऐसा ही हो, क्योंकि अगर सांप ने मेजर अर्जुन सिंह की बीवी वर्षा को उसी तरह डसा जिस तरह वो मेरे दूसरे दुश्मनों को डसता था, तो वो मरकर पत्थर हो जाएगी और मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। इस सिलसिले में मैंने एक एहतमाम ज़रूर किया था। जब कादिर खान ने सांप को दहशतगर्दों के उतरे हुए कपड़े सुंघाए थे तो उसके बाद सांप को 2 दिन तक भूखा रखा था। खासतौर पर उसे दूध का एक कतरा भी पीने को नहीं दिया जाता था और इसे डब्बे में बंद कर दिया था। मैं ये तरीक़ेकार हरगिज़ नहीं अपनाना चाहता था। मैंने वर्षा की अंगिया सांप के आगे कर दी। सांप अंगिया में घुस गया और लौट-पौट होने लगा। 2-3 मिनट तक वो अंगिया में इधर उधर रेंगता रहा। इसके बाद अंगिया से बाहर निकलकर कुंडली मारकर बैठ गया। मैंने अंगिया उठाकर जेब में रख ली और बोतल में से दूध प्याली में डालकर प्याली उसके आगे रख दी। सांप दूध पीने लगा। इसमें एक अहम नुक्ता भी था, वो ये कि जब सांप को कादिर खान दुश्मन का उतरा हुआ कपड़ा सुंघाकर बंद कर देता था और उसे 2-3 दिन तक कुछ खाने पीने को नहीं देता था, तो सांप यही समझता था कि जिस आदमी की बू उसे कपड़े में से आई थी उसी ने उसे भूखा प्यासा बंद कर रखा है। चुनाचे वो उसका दुश्मन बन जाता था और जब सांप को तीसरे या चौथे रोज रिहा करके छोड़ा जाता था तो वो अपने दुश्मन की बू पर जाकर उसे हलाक कर देता था। अगरचे मेरे दोस्त सांप का मामला थोड़ा मुख्तलिफ था। यह सांप खुदा जाने किस करामत के ज़ेरे असर मेरी बातें समझने लगा था और मेरा दोस्त बन गया था। इसके बावजूद मैंने दूध पिलाना मुनासिब समझा। पटारी में वो पहले ही से बंद नहीं था, मैंने उसे आज़ाद रखा हुआ था। दूध मैंने इसलिए पिला दिया कि जिस औरत की अंगिया की उसने बू सूंघी है उसे अपना दुश्मन न समझ बैठे। सांप दूध पीता रहा और मैं उसके पास बैठा उसे देखता रहा। जब वो दूध पी चुका तो मैंने इस यकीन के साथ कि वो मेरी बात और मेरे अल्फाज समझ रहा है तो कहा, दोस्त तुमने जिस औरत की अंगिया को सूंघा है और जिसके जिस्म की बू से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो गए हो, उसका नाम वर्षा है। मैं तुम्हें आज आधी रात के बाद अपने साथ ले जाकर उस औरत के मकान के पास छोड़ दूंगा। तुम्हें उस औरत को जहां वो सो रही होगी जाकर डसना है, मगर उसको हलाक नहीं करना। उसके जिस्म में सिर्फ इतना जहर दाखिल करना है कि वो जिंदा रहे, मगर तुम्हारे जहर के असर से बेहोश हो जाए। मेरी बातों को अपने जहन में अच्छी तरह से बिठा लेना। मैं शाम को फिर आऊँगा तुम्हें दूध पिलाने के लिए। जाते हुए मैंने सांप की दूध वाली खाली प्याली में मज़ीद दूध डाल दिया। समझाने को तो मैंने सांप को एक एक बात पूरी तफसील के साथ समझा दी थी, मगर मैं शशोपंज में ही था कि आखिर ये सांप है, कोई इंसान तो है नहीं। हो सकता है कि इसके दिमाग में मेरी बात पड़ी भी हो या ना पड़ी हो। मामला बड़ा नाजुक था। इंसान को डसना भी था और एक ख़ास मिकदार से ज़्यादा इंसान के जिस्म में जहर भी दाखिल नहीं करना था। इस किस्म का नाजुक काम तो आदमी कंप्यूटर के ज़रिए नाप तोल कर ही कर सकता है। सांप को कैसे पता चलेगा कि जितना जहर उसने वर्षा के जिस्म में डसने के बाद दाखिल कर दिया है उसको बेहोश करने के लिए सिर्फ इतना जहर ही काफ़ी है। 1 मिलीग्राम भी जहर जिस्म में ज़्यादा चला गया तो मामला चौपट हो जाएगा और मेजर अर्जुन सिंह की बीवी वर्षा मर चुकी होगी और हमारे मिशन पर पानी फिर जाएगा। बस अल्लाह तवक्कल ही काम हो रहा था। रात को सोने से पहले मैंने एक बार दोबारा अपने दोस्त सांप को दूध पिला दिया ताकि उसके ज़हन पर इस चीज़ का मामूली सा असर भी बाकी ना रहे कि जिस औरत के जिस्म की बू उसने सूंघी है वो उसकी दुश्मन है। मैं अपनी हिकमत अमली में किस हद तक कामयाब हुआ था इस सिलसिले में मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता था। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि सारा काम अल्लाह तवक्कल कर रहा था। रात को अपने ख्यालों में उलझा सो गया। दिन चढ़े उठा। 12 बजे के करीब कमांडो शेरबाज मेरे ज़रूरी कपड़े और दूसरा सामान लेकर आ गया।
मैंने उन सारी चीज़ों का मुआयना किया और कहा, बिल्कुल ठीक है। क्या तुम जोगी बनकर मेजर अर्जुन सिंह के घर जाओगे? कमांडो शेरबाज के इस सवाल पर मैंने हंसकर कहा, इरादा तो यही है, आगे अल्लाह मालिक है। शेरबाज ने तजस्सुस के साथ सर हिलाते हुए कहा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम जोगी बनकर उस डोगरा फौजी अफसर के घर जाओगे और खुफिया प्रोजेक्ट का राज मालूम कर लोगे। मैंने कहा, जो कुछ होगा तुम्हारे सामने ही होगा। पूरा यकीन तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मुझे अपनी तरफ से एक कोशिश तो करके देख लेने दो, हो सकता है कि कामयाब हो जाऊं। शेरबाज ने पूछा, कभी सुराग रसानी की मुहिम पर निकलने का इरादा है? मैंने कहा, कल निकलने का इरादा है। तुम यहाँ ना भी हुए तो मैं अपने मिशन पर निकल जाऊंगा। वापस कब आओगे? कमांडो शेरबाज ने पूछा। कुछ नहीं कह सकता, मैंने जवाब दिया। ठीक है, खुदा तुम्हें कामयाब करे। तुम्हारा कामयाब होना हमारे मिशन के लिए बेहद ज़रूरी है। तुम्हारी कामयाबी के बाद ही हम आगे कुछ कर सकेंगे। मैंने कहा, उम्मीद तो बहुत है। दोपहर का खाना हम दोनों ने मिलकर खाया। इसके बाद कमांडो शेरबाज चला गया। मैं फ़ौरन अपने दोस्त सांप के पास आ गया। उसे एक बार फिर दूध पिलाया। उसके ज़हन में तमाम ज़रूरी बातें दोबारा डालीं और लकड़ी के कमरे या झोंपड़े में आकर लेट गया। मुझे सांप को लेकर रात के वक्त मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर की तरफ जाना था, लेकिन इससे पहले उस क्वार्टर की निशानदेही ज़रूरी थी। चुनाचे तीसरे पैर मैंने देहातियों वाला लिबास पहना और छड़ी कांधे पर रखकर अपने टारगेट की तरफ चल पड़ा। इस बार मैं क्वार्टरों के अक्का में जाने के बजाय क्वार्टरों के सामने जो छोटी सी कच्ची सड़क थी उस पर आ गया। मैं दूसरी तरफ के टीलों की तरफ से सड़क पर आया था। मैं बिल्कुल अनपढ़ देहातियों की तरह सड़क के किनारे किनारे चल रहा था। उस तरफ ऑफिसर क्वार्टर के सदर दरवाजे थे। छोटे छोटे सैन थे। गार्डिनिया की झाड़ियाँ ज़्यादा ऊंची नहीं थीं। लकड़ी के सतूनों वाले बरामदे साफ नजर आ रहे थे। उन बरामदों में कहीं कहीं फूलदार गमले भी लटके हुए थे। हर क्वार्टर के बाहर छोटा सा मेहराबी दरवाज़ा था, जिसके नीचे से होकर एक छोटा सा रास्ता गमलों की कतारों के दरमियान से बरामदे के जीने तक जाता था। क्वार्टरों की कुर्सी ऊंची बनाई गई थी। 3-4 लकड़ी के जीने चढ़कर आदमी बरामदे में दाखिल होता था। हर दरवाजे के बाहर क्वार्टर का नंबर लिखा हुआ था। मुझे क्वार्टर नंबर F11 की तलाश थी। आखिर उस नंबर का क्वार्टर मुझे मिल गया। उस क्वार्टर को बड़े गौर से देखता हुआ आगे निकल गया। दिन डूब रहा था जब मैं वापस पहुंचा। आज रात मुझे अपने दोस्त सांप को उसके अक्लो फहम वाले मिशन पर ले जाना था। दिल डर रहा था कि सांप से कुछ गलत ना हो जाए। रात को कमांडो शेरबाज ना आया। ये बात मेरे हक में थी। मैं राजदारी के साथ ये काम करना चाहता था। मैंने देख लिया था कि दिन के वक्त ऑफिसर क्वार्टरों के आगे कोई फौजी संतरी चलता फिरता नजर नहीं आता था। रात के वक्त इस बात का इम्कान था कि कोई संतरी पहरे पर मौजूद हो। मुझे उससे होशियार रहना था। मैं खुफिया कमीगाह से भी शाम को उसके मिशन पर रवाना कर सकता था, मगर मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। शाम को श्रीनगर शहर में से या उसके करीब से होकर गुजरना था, और शहर आखिर शहर होता है। रात के वक्त भी सड़कों पर रोशनी होती है और कोई ना कोई गाड़ी आती जाती रहती है। खतरा था कि शाम कहीं मारा न जाए। इस खदशे के पेश नज़र मैंने फैसला किया था कि शाम को अपने साथ ले जाकर मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर के करीब किसी जगह छोड़ दूंगा और वहीं छुपकर शाम की वापसी का भी इंतज़ार करूंगा। मुझे यकीन था कि अगर मैंने सांप से कहा कि औरत को डसकर सीधा मेरे पास वापस आ जाए तो वो ज़रूर वापस आ जाएगा। रात के 10 बजे मैंने अपने दोस्त सांप को दूध पिलाया और उसे उसके ठिकाने से उठाकर अपनी लकड़ी के झोंपड़े में ले आया। अभी मुझे जोगी या साधु का भेष बदलने की ज़रूरत नहीं थी। ये मेरे मिशन का पहला मरहला था। इस मरहले पर मेरा देहाती लिबास ही काफ़ी था। एहतियात के तौर पर मैंने भरा हुआ ऑटोमेटिक पिस्तौल अपने पास रख लिया था, जिस पर साइलेंसर की फौलादी नाली लगी हुई थी। ये नाली पिस्तौल के फायर के धमाके को दबा लेती थी। जब रात के 11 बजे तो मैंने मज़ीद 1 घंटा इंतज़ार करना ज़रूरी ख्याल न किया। दरअसल मैं चाहता था कि शाम को उस वक्त क्वार्टर नंबर F11 के बाहर छोड़ूं जब घर के दोनों अफराद यानी मेजर अर्जुन सिंह और उसकी नौजवान बीवी वर्षा सो चुके हों। मैंने शाम को एक बार फिर उसके मिशन को खोलकर समझाया और कहा, दोस्त अब हम टारगेट की तरफ रवाना हो रहे हैं। 11:15 बजे मैं खुफिया कमीगाह से निकलकर नीचे उस सड़क पर आ गया था जो श्रीनगर जाने वाली पक्की सड़क के पहलू में चीड़ और देवदार के दरख्तों में से होती हुई श्रीनगर तक जाती थी। उस सड़क पर आमतौर पर कश्मीरी ग्वाले और चरवाहे अपना माल मवेशी लेकर गुजरते थे। यहाँ अंधेरा था। शाम को मैंने अपने गरम गरम चोले के जेब में डाला हुआ था। ऊपर मैंने पुराने दस्से की बुक्कल मारी हुई थी। पिस्तौल मेरे फरन या चोले के अंदर वाली जेब में था, जिसे मैं इमरजेंसी के वक्त बड़ी आसानी से हाथ डालकर निकाल सकता था। मैं उस सारे इलाके का भेदी था। मैं उन रास्तों से बचकर गैराबाद रास्तों से होकर जा रहा था जहां रात के वक्त गश्त लगाने वाली पुलिस और इंडियन आर्मियों की पेट्रोलिंग पार्टियों का खतरा था। मैं एक लंबे रास्ते से होता हुआ उस छोटे टीले पर आ गया जिसकी दूसरी जानिब ढलान थी और नीचे फौजी अफसरों के क्वार्टर थे। मेजर अर्जुन सिंह का क्वार्टर भी यहीं था। वही क्वार्टर मेरा टारगेट था। मैं चीड़ के दरख्तों के नीचे बैठ गया। मैंने अपने दोस्त सांप को जेब से निकालकर अपनी हथेली पर बिठा लिया और उससे कहा, मेरे दोस्त तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। मुझे मायूस न करना। मुझे यकीन है कि तुम मेरे अल्फाज को अच्छी तरह समझ रहे हो। अल्फाज समझो चाहे ना समझो, मगर मुझे इतना तजर्बा हो गया है कि मैं जो कुछ तुम्हें कहता हूँ तुम उसका मफहूम समझ लेते हो। हाँ मैं मुश्किल अल्फाज बोलूँ, हाँ मैं आसान लफ्ज़ों में बात करूँ, मैं ठीक कह रहा हूँ ना।
वहाँ खामोशी थी और अंधेरा था। मैंने गौर से सांप को देखा। मैं हस्बे मामूल हैरान रह गया। सांप ने दोबारा गर्दन को अस्बात में हिलाया था, जैसे कह रहा हो तुम जो कुछ कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ। मुझे आज भी जबकि आपको अपनी दास्तान सुना रहा हूँ यकीन है कि वो सांप असल में कोई इंसान था जिसने किसी वजह से सांप का रूप इख्तियार कर रखा था। मैं मुतमिन हो गया। मैंने सांप को नीचे फौजी क्वार्टरों की कहीं कहीं झिलमिलाती रोशनियां दिखाईं और कहा, मेरे दोस्त, उन क्वार्टरों में वो औरत भी मौजूद है जिसकी अंगिया की बू तुमने सूंघी थी और जिसके बदन की बू तुम्हें इस वक्त भी आ रही होगी। तुम्हें यहाँ से क्वार्टर में जाकर उस औरत को डसना है, मगर इस तरह डसना है कि औरत तुम्हारे जहर से पत्थर बनकर हलाक ना हो, सिर्फ बेहोश हो जाए मगर जिंदा रहे। ये काम बड़ी राजदारी से करना होगा और अपनी जान बचा कर करना होगा। औरत को डसने के बाद तुम वापस इसी जगह मेरे पास आ जाओगे। मैं यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँगा। मेरी बात समझ गए हो ना दोस्त? सांप का सर मैंने रात के अंधेरे में अस्बात में हिलते हुए देखा तो मेरी तसल्ली हो गई। मैंने आहिस्ता से सांप को हथेली से उतार कर नीचे ज़मीन पर रख दिया और कहा, दोस्त, वही करना जो कुछ मैंने तुम्हें कहा है। वो औरत हमारी दुश्मन नहीं, दोस्त है। जाओ, जल्दी वापस आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। सांप आहिस्ता से रेंग कर ढलान उतरने लगा। वो रात के अंधेरे और ढलान पर उगी हुई घास और झाड़ियों की ओट में मेरी नज़रों से ओझल हो गया। वो लम्हात मेरे लिए बड़े अजीब लम्हात थे। कभी ख्याल आता कि नहीं, सांप समझदार है, जो कुछ मैंने उसे कहा है वो उस पर अमल करेगा। वो मेजर की बीवी वर्षा को डसकर हलाक नहीं करेगा, सिर्फ उसके बदन में इतना जहर दाखिल करेगा कि जिससे वो बेहोश हो जाए। कभी ख्याल आता कि सांप आखिर सांप है, क्या मालूम जाते ही वर्षा को डसकर पूरा जहर उसके बदन में मुंतकिल कर दे। सांप जब एक बार अपने दांत किसी के जिस्म में चुभोता है तो फिर कहाँ उसे इतना ख्याल रहता है कि जहर थोड़ा सा दाखिल करना है या ज़्यादा दाखिल करना है। मैं अजीब कशमकश के आलम में था। मैंने अपने आप को दोस्त सांप के अकल व फहम के हवाले कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे न जाने क्यों यकीन था कि मेरा दोस्त सांप बिल्कुल वैसा ही करेगा जैसा कि मैं चाहता हूँ। अब मुझे नतीजे का इंतज़ार था और मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नीचे क्वार्टरों के अकबी बरामदों में कहीं कहीं रोशनी थी। सख्त सर्दी में वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ एक क्वार्टर के 2 कमरों में रोशनी हो रही थी, बाकी क्वार्टरों के कमरों में अंधेरा था और आलूद सर्द रात में सभी लोग जल्दी सो गए थे। मेरी नज़र डोगरा मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर पर जमी हुई थी। उसके क्वार्टर के कमरों में भी अंधेरा था, सिर्फ अकबी लान के बरामदे वाला बल्ब जल रहा था। मुझे ख्याल था कि हो सकता है जब सांप मेजर की बीवी वर्षा को डसे तो उसकी आंख खुल जाए और वो डर कर चीख मारे। फिर सोचा कि उनके बेडरूम में भी अंधेरा है। सांप वर्षा के लिहाफ में पाँव की तरफ से घुसकर उसके टखनों पर डसेगा और डसने के फौरन बाद लिहाफ से निकलकर बाहर को भागेगा। वर्षा की आंख खुल भी गई तो अंधेरे में बलिष्ठ भर के सांप को देख न सकेगी। मुमकिन है जहर के असर से उस पर फौरन बेहोशी तारी हो जाए और उसके साथ सोए हुए डोगरा मेजर को खबर भी ना हो कि उसकी बीवी सांप के डसने से बेहोश हो चुकी है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्ट हुआ। कोई 5 मिनट के बाद मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टर में से औरत की चीख बुलंद हुई। साथ ही बेडरूम में रोशनी हो गई। आदमी की आवाज़ भी आने लगी। नौकर भी जाग पड़े। वहाँ शोर मच गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लोग क्या कह रहे हैं। यकीनन सांप के डसते ही वर्षा की आंख खुल गई होगी या वो जाग रही होगी कि सांप ने उसे डस लिया और उसने शोर मचा दिया। इसके बाद औरत की आवाज़ आना बंद हो गई। अर्दली और दूसरे नौकर टार्च लेकर क्वार्टर के अकबी बगीचे में आ गए। उनकी आवाज़ें आने लगी, इधर गया होगा, उधर गया होगा, यहीं कहीं होगा। जाहिर है वो सांप को तलाश कर रहे थे। मैं दरख्तों के नीचे छुपकर बैठा सांप का इंतजार कर रहा था और दिल में दुआ मांग रहा था कि सांप उन लोगों से बचकर निकल आए। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुझे सांप की हल्की सी फुनकार की आवाज़ आई। मैंने झुककर देखा। मेरा दोस्त सांप गर्दन उठाए मेरे सामने घास पर मौजूद था। मैंने जल्दी से उसे उठाकर जेब में डाला और तेज तेज कदमों से चलता टीले से दूसरी तरफ उतरने लगा। ये अमरता खुदा था कि सांप मेजर की बीवी वर्षा सिंह को डस आया था। अब ये मालूम करना बाकी था कि वर्षा सिंह जिंदा है या सांप के जहर से मर गई है। इसका इल्म मुझे दूसरे दिन ही हो सकता था, क्योंकि सांप बोलकर मुझे नहीं बता सकता था कि जिस औरत को मैंने डसा है वो मरी नहीं, जिंदा है मगर बेहोश है। जिस रास्ते से मैं गया था उसी रास्ते से होकर छुपता छुपाता मैं अपने खुफिया ठिकाने पर पहुंच गया। लकड़ी के झोंपड़े में आते ही मैंने तस्सा उतार कर एक तरफ रख दिया और जेब से सांप को निकाल कर पूछा, मेरे दोस्त, तुमने वर्षा सिंह को मारा तो नहीं? वो बेहोश ही हुई है ना? सांप ने इस बात में सर जरूर हिलाया, मगर मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं आया था। इसका इल्म दूसरे रोज़ वहाँ जाकर ही हो सकता था। मैंने सांप को अपनी चारपाई के पास ही नमदे पर बिठाकर दूध पिलाया और कहा, दोस्त, अगर तुमने मेरी हिदायत के मुताबिक अमल किया है तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब तुम आराम करो, बाकी बातें कल होंगी। मैंने सांप को झोंपड़ी के पीछे उसके चटानी खो में लाकर बिठा दिया और मैंने सांप के इर्द गिर्द खुश्क घास डाली और अपने झोंपड़े में आकर गर्म बिस्तर में घुस गया। बाकी की रात मैं बेसुध होकर सुबह तक सोया रहा। दिन के 10 बज रहे थे जब मैंने उठकर मुंह हाथ धोया। बूढ़े कश्मीरी ने मेरे लिए नाश्ता तैयार करके रखा हुआ था। मैंने खामोशी से नाश्ता किया। कमरे में आकर बैठा ही था कि कमांडो शेरबाज खान आ गया और कहने लगा, अभी तुम मेजर अर्जुन सिंह के क्वार्टरों की तरफ मत जाना। मैंने पूछा, क्यों, वहाँ क्या हो गया है? तो वो कहने लगा, मेजर अर्जुन सिंह की बीवी को रात को सांप काट गया है। वो बेहोश पड़ी है। मेडिकल कोर के सारे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं, मगर उसे अभी तक होश नहीं आया। मैंने पूछा,
क्या मेजर की बीवी घर पर ही है? कमांडो शेरबाज ने जवाब दिया, नहीं, उसे मिलिट्री अस्पताल पहुंचा दिया गया है, वहीं उसका इलाज हो रहा है। मैंने कहा, यह हमारे हक में बड़ा अच्छा हुआ है। शेरबाज मेरा मुंह तकने लगा। मैं कुछ समझ नहीं सका। मैंने कहा, मैंने जोगी साधुओं का लिबास तुमसे इसलिए मंगवाया था कि मैं जोगी बनकर उनके घर जाऊंगा और अपनी हिंदी माइथोलॉजी और वेदों और संस्कृत के थोड़े इल्म का उन पर रोक जमा कर उनको ज़ेरे असर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सांप के काटने से मेरा रास्ता आसान हो गया है। तुम क्या करोगे? शेरबाज ने पूछा। मैंने जवाब दिया, यह भी एक तरह का जहाद है। मैं वो काम करूंगा जो फौजी अस्पताल और इंडियन मेडिकल कोर का कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। क्या तुम्हारे पास सांप का मोरा है जिसके जरिए तुम मेजर की बीवी का जहर निकाल सकोगे? मैंने कहा, तुम यही समझ लो कि मेरे पास सांप का मोरा है। शेरबाज बोला, हो सकता है तुम्हारे वहां पहुंचने से पहले ही डॉक्टर सांप के जहर का असर खत्म कर दें और मेजर की बीवी को होश आ जाए। मैंने बड़े एतमाद के साथ कहा, मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं होगा। इससे ज़्यादा मैंने कुछ ना कहा। इससे ज़्यादा मैं अभी कमांडो शेरबाज को कुछ बताना भी नहीं चाहता था। कमांडो शेरबाज खान कमांडो अटैक का आदमी था। दुश्मन के मोर्चों में घुसकर शब खून मारने वाला बाअमल मुजाहिद था। मेरी बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थीं। मैं खुद चूंकि मुतमईन था, इसलिए शेरबाज को समझाने की ज़रूरत नहीं थी। ये मालूम करके अपने दोस्त सांप के बारे में मेरे इत्माद में इजाफा हो गया था कि मेजर की बीवी मरी नहीं, जिंदा थी। इसका मतलब था कि सांप ने मेरी हिदायत के मुताबिक अमल किया था। यह बात भी साबित हो गई थी कि जब तक मैं मेजर की बीवी का इलाज नहीं करूँगा वो बेहोश ही रहेगी। इसके साथ ही साथ मुझे ये ख्याल भी थोड़ा थोड़ा परेशान कर रहा था कि सांप के कांटे के ऐसे ऐसे इंजेक्शन तैयार हो चुके हैं कि अगर बर वक्त मरीज डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो उसे इंजेक्शन लगाकर मरने से बचाया जा सकता है। चुनाचे इस ख्याल के पेश नज़र मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैंने जल्दी जल्दी अपना बहरूप साधुओं जोगियों वाला बनाना शुरू कर दिया। सारे कपड़े और माथे पर लगाने वाले तिलक का सुर्ख रंग और करमंडल वगैरह कमांडो शेरबाज पहले ही वहाँ ला चुका था। मैं 15-20 मिनट में पूरा साधु बनकर तैयार हो गया। शेरबाज मुझे बेनियाजी से देख रहा था। लगता था कि उसे मेरी लाइन ऑफ एक्शन पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था और कहने लगा, तुम बिल्कुल साधु बन गए हो, क्या अभी मिलिट्री अस्पताल जाओगे? मैंने कहा, नहीं, मैं मिलिट्री अस्पताल नहीं जाऊंगा, मैं मेजर अर्जुन सिंह के घर जाऊंगा। वहां जाकर क्या करोगे? शेरबाज बोला, मेजर की बीवी तो फौजी अस्पताल में बेहोश पड़ी है। मैंने कहा, मेरे एक इशारे पर वो लोग मेजर की बीवी को उठाकर घर ले आएंगे। ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।